रख बापू भरोसा, तेरी सारी ख्वाहिश पूरा करूंगा। आर्मी वाली वर्दी पहनकर पहला सैल्यूट तेरे नाम करूंगा। वाह, क्या मोटिवेशन है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन 2.0 में। साथियों, आर्मी जीडी एग्जाम के लिए ये मॉडल पेपर नंबर 19वां रहने वाला है। टोटल हमें टारगेट किया है 50 मॉडल पेपर का, जिसमें रहते हैं जीके के क्वेश्चंस, जीएस के क्वेश्चन, दोनों को मिलाकर 30 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके आर्मी जीडी एग्जाम 22 अप्रैल से शुरू हो रहा है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहना है। ठीक है, तो क्लास को मिस नहीं करना है, स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है लास्ट तक। देखिए, व्हाट्सएप के लिए ग्रुप बना दिए गए हैं आर्मी जीडी एग्जाम के लिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पे आपको रीजनिंग, किसकी रीजनिंग और मैथ की पीडीएफ वहाँ पे अवेलेबल कराई जा रही है, तो जरूर इसको ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन से कि कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो ग्रेविली ने, चार्ल्स बेबेज ने, आइंस्टीन ने, फिर इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर के आविष्कारक थे चार्ल्स बेबेज थे। कौन थे? चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। खाली वर्ष खाली जगह में भारत की राजधानी कलकत्ता से बदलकर दिल्ली को कर दिया। देखिए, किस वर्ष में भारत की राजधानी कलकत्ता से बदलकर दिल्ली में कर दिया गया था? तो ये सन 1911 ईस्वी में, सन 1911 ईस्वी में है। भारत की राजधानी कलकत्ता से इसको दिल्ली में तब्दील किया गया था। चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? देखिए, बताइए कि चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? देखिए, उत्तराधिकारी क्या होता है? उत्तराधिकारी होता है कि चंद्रगुप्त के बाद में जो राजा बनेगा वो इसका उत्तराधिकारी होगा, तो उसी को कहते हैं उत्तराधिकारी। तो अशोक था, बिंदुसार था, हेमूसार या फिर बिंबिसार था? तो यहाँ पे बिंदुसार था। कौन था? चंद्रगुप्त के बाद में जो राजा बनेगा, जो बिंदुसार था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है कि पोंगल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु में, केरल में, कर्नाटक में या फिर आंध्र प्रदेश में? पोंगल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो पोंगल त्योहार है ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है? तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर ए को करेंगे हम यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? बताइए कि किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो सामवेद को, किसको? सामवेद को भारतीय, देखिए स से संगीत हो रहा है तो स से सामवेद हो रहा है, तो भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी को करेंगे हम यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, वेद कितने होते हैं? वेद 4 होते हैं। ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद। इनमें सबसे प्राचीन वेद है वो ऋग्वेद है। कौन सा है? ऋग्वेद है। और भारतीय संगीत का जनक है वो सामवेद में है। धारवाड़ का पठार स्थित है तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में या फिर इनमें से कोई नहीं? धारवाड़ का पठार कहाँ पे स्थित है? तो धारवाड़ का पठार ये कर्नाटक में है। कहाँ पे है? कर्नाटक में। ठीक है, धारवाड़ का पठार कर्नाटक में है। पूछ लें कि जो मैकाल का पठार, कौन सा? मैकाल, मैकाल का पठार कहाँ पे है? ये छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पे है? नोट कीजिएगा, छत्तीसगढ़ में। अगर पूछ लें कि छोटा नागपुर का पठार कहाँ पे है? छोटा नागपुर का पठार कहाँ पे है? तो ये झारखंड में है। कहाँ पे है? छोटा नागपुर का पठार झारखंड में है। क्लियर है? क्लियर है। चलिए अगला सवाल। अगला है कि हड़प्पा सभ्यता में ऊंट की हड्डियां किस पुरा स्थल से मिली थी? हड़प्पा सभ्यता में ऊंट की हड्डियां मिली थी, वो किस पुरा स्थल में मिली थी? तो मोहनजोदड़ो है, कालीबंगा है, रोपड़ या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ऊंट की हड्डियां मिली थी कालीबंगा सभ्यता से मिली थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। कालीबंगा सभ्यता की खोज 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष ने की थी। किसने की थी? अमलानंद घोष ने। कालीबंगा सभ्यता कहाँ पे है? तो ये राजस्थान में है। कहाँ पे है? राजस्थान में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। भारत का कौन सा राज्य भूटान से अपनी सीमा साझा नहीं करता है? इनमें से कौन सा राज्य है जो भूटान से जो अपनी सीमा है वो स्पर्श बिल्कुल नहीं करता है? तो सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है, असम है या फिर मेघालय करता है? कौन सा नहीं करता है? ठीक है, तो यहाँ पे मेघालय, मेघालय है वो भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है। बाकी पश्चिम बंगाल की सीमा है वो भूटान से लगती है, सिक्किम की सीमा है वो भूटान से लगती है, असम की सीमा है वो भूटान से लगती है, लेकिन मेघालय की सीमा है वो भूटान से नहीं लगती है। संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है कि भारत की सरकारी भाषा है
भारत की सरकारी भाषाएं तथा इसकी लिपि देवनागरी है। किस संविधान की किस अनुच्छेद में बताया गया है कि भारत की सरकारी भाषाएं तथा इसकी लिपि है वो देवनागरी है, बताइए। तो संविधान अनुच्छेद 348 है, 334 है, 343 या फिर 345 में बताया गया है। तो ये बताया गया है 343 में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है। अगला क्वेश्चन से कि निम्न में से फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? तो फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह को, नीरज चोपड़ा को, बजरंग पूनिया को या फिर रवि दहिया को फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। एथलेटिक्स में भारत का परचम लहराने वाले धावक मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई? संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1954 में, 1953, 1949 फिर 1955 में है। तो ये हुई थी 1953 में। ऑप्शन नंबर बी को करेंगे हम आपके करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। इसकी स्थापना 1953 में ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय है दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली। अगला क्वेश्चन है कि मणिपुर की राजधानी बताइए। आइजोल है, इम्फाल है, गंगटोक है, ईटानगर है, बताइए। तो राजधानी से संबंधित कंप्लीट वीडियो हमने बना दी है, वो जरूर देखिएगा, आपको फायदा मिलेगा। मणिपुर की राजधानी क्या है? तो मणिपुर की राजधानी है इम्फाल है। क्या है? इम्फाल। कैसे याद करना है? मई, मई महीना आता है तो म से हो जाएगा मणिपुर, ई से हो गया इम्फाल हो गया। ऑप्शन नंबर बी को करेंगे हम आपका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। अगर पूछ लें कि मणिपुर को राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो 1972 ईस्वी में, 1972 ईस्वी में मणिपुर को पूर्ण रूप से राज्य का दर्जा दिया गया था। कर्नाटक का जोग जलप्रपात नदी द्वारा बनाया जाता है, तो किस नदी के द्वारा बनाया जाता है बताइए? कर्नाटक का जोग जलप्रपात है वो जो नदी द्वारा बनाया जाता है, तो वो कौन सी नदी है? तो वो नदी है शरावती नदी। शरावती। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। अगला क्वेश्चन, आधी रात का सूरज किस देश को कहते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आधी रात का सूरज किस देश को कहते हैं? जापान को, नॉर्वे को, दोनों को या फिर इनमें से कोई नहीं? तो नॉर्वे को कहते हैं। किसको? नॉर्वे को आधी रात का सूरज या फिर मध्य रात्रि का सूरज कहते हैं। पूछ ले एग्जाम में कि उगते हुए सूरज का देश कहते हैं, तो वो जापान को कहते हैं, उगते हुए सूरज का देश। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए बताइए? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए। पूछ लें। ठीक है। अब मैं आपको कंप्लीट बता रहा हूँ कि कौन किस किस में आयु कितनी चाहिए। ठीक है। कंप्लीट बता रहा हूँ, सुनिए। तो सरपंच के लिए कितनी आयु चाहिए? तो सरपंच के लिए 21 वर्ष। कितने? 21 वर्ष। नोट कर लीजिएगा। लोकसभा सदस्य के लिए कितनी आयु चाहिए? 25 वर्ष। नोट कर लीजिएगा। कर लिया? बिल्कुल। मुख्यमंत्री के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। नोट कर लिया? बिल्कुल कर लिया। ठीक है। आगे आगे राज्यसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु, राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष। राज्यसभा के लिए कर लिया? नोट कर लिया। अगला विधान परिषद सदस्य के लिए, विधान परिषद इंपोर्टेंट है, वही बता रहा हूँ। विधान परिषद सदस्य के लिए 30 वर्ष। कितनी? विधान परिषद सदस्य के लिए 30 वर्ष। नोट कर लिया? बिल्कुल कर लिया। पूछ लें कि विधानसभा के लिए न्यूनतम आयु, विधानसभा के लिए विधानसभा के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष। नोट कर लिया? विधानसभा के लिए 25 वर्ष। राज्यपाल के लिए पूछ लें, राज्यपाल के लिए कितनी? 35 वर्ष। राज्यपाल के लिए राष्ट्रपति के लिए पूछ लें, राष्ट्रपति के लिए कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। कितनी? 35 वर्ष। पूछ ले उपराष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु, उपराष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु तो 35 वर्ष। कितनी? 35 वर्ष। चलिए, कितने क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गए। सामान्य विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे अब आपके। ठीक है। आलू एक रूपांतरित है, तो प्रण है, फल है, जड़ है, फिर तना। तो आलू किस प्रकार का रूपांतरित है? तो आलू सभी को बताना चाहिए। आलू एक तना है। क्या है? तना है। ऑप्शन नंबर डी सही ऑप्शन हो जाएगा। भूमिगत तने के उदाहरण कौन कौन से बताइए? भूमिगत तने होते हैं वो उसके उदाहरण है जैसे लहसुन है। ठीक है। लहसुन जो भूमि में उत्पादित होते हैं। और क्या है? प्याज है। और क्या है? हल्दी है। हल्दी है। और क्या है? आलू है। ये सभी क्या है? ये एक तना तना के रूपांतरित हैं। ठीक है।
निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अनाज व अंडे तथा दूध में कौन सी विटामिन अनुपस्थित रहती है? देखिए यहाँ पे अनाज, अंडे तथा दूध में कौन सी विटामिन है वो अनुपस्थित रहती हैं। तो यहाँ पे कौन सी विटामिन, तो विटामिन यहाँ पे अनुपस्थित रहती हैं, तो विटामिन सी रहती हैं। कौन सी? विटामिन सी। विटामिन सी केवल खट्टे फलों में पाया जाता है, ठीक है। और आंवले में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। चलिए, प्लेग प्लेग फैलता है मच्छरों द्वारा, कुत्तों द्वारा, चूहों द्वारा, पर इनमें से कोई नहीं। तो प्लेग रोग फैलता है किसके द्वारा? तो प्लेग रोग फैलता है चूहों के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। प्लेग जीवाणु जो जनित जीवन जनित रोग है। आरबीसी का मतलब होता है तो लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, प्लेटलेट्स, या फिर इनमें से कोई नहीं। आरबीसी का फुल फॉर्म पूछ लिया, यहाँ पे फुल फॉर्म क्या होता है? तो रेड ब्लड सेल। क्या होता है? रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं। पूछ ले कि डब्ल्यूबीसी का, तो व्हाइट सेल, सॉरी डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी, ठीक है। तो यहाँ पे आरबीसी का मतलब होता है लाल रक्त कणिका देता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। कितना होता है? 120 दिन। इसका निर्माण कहाँ पे होता है? इसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, ठीक है। और इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। और आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं प्लीहा को। दांतों का इनेमेल बना होता है तो कैल्शियम फॉस्फेट का, नाइट्रेट का, पोटेशियम का, फिर सभी का। दांतों का इनेमेल बना होता है, दांतों का इनेमेल कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। वोल्फ्राम किसका अयस्क है? चांदी का, जिंक का, एल्यूमिनियम का, टंगस्टन का। वोल्फ्राम किसका अयस्क है? तो वोल्फ्राम है टंगस्टन का अयस्क। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। दूरदृष्टि रोग निवारण के लिए किस प्रकार का लेंस प्रयोग करते हैं? तो दूरदृष्टि निवारण के लिए उत्तल लेंस का, ठीक है। निकट दृष्टि के लिए अवतल लेंस का। अगला क्वेश्चन, प्राणी में क्या नहीं पाया जाता है? बताइए इसमें से जो प्राणी में नहीं पाया जाता। कोशिका भित्ति, झिल्ली दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्राणी में ध्यान रखना कि कोशिका भित्ति है, वो कोशिका भित्ति प्राणी में नहीं पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए को करेंगे करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि ईसीजी संबंधित है किससे है? त्वचा की जांच से, हृदय की जांच से, एंटीबायोटिक से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ईसीजी का संबंध किससे है? तो ये हृदय की जांच से है। किसकी? हृदय की जांच से, ईसीजी, ठीक है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का प्रयोग हृदय के हर बार धड़कने से जो उत्पन्न विद्युतीय संकेतों का पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मानव शरीर निर्माण में सर्वाधिक पाया जाता है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। मानव शरीर के निर्माण में सर्वाधिक पाया जाता है, तो सर्वाधिक पाया जाता है ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। पृथ्वी की बहन किसे कहते हैं? बहुत बार पढ़े गए हैं। पृथ्वी की बहन शुक्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी को कहते हैं यहाँ पे सही ऑप्शन। रक्त की तरल अवस्था को क्या कहते हैं? तो रक्त की तरल अवस्था को कहते हैं यहाँ पे प्लाज्मा कहते हैं, प्लाज्मा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो पौधे करते हैं नाइट्रेट के रूप में। किसमें? नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं पौधे। पौधे जो मिट्टी से नाइट्रेट और नाइट्राइट के रूप में नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। सर्वाधिक आघात वर्धनीय तथा व तन्य धातु है। सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय व तन्य धातु कौन सी है? सोना है, चांदी है, प्लेटिनम, या फिर पारा है? तो वो है कौन सी? सोना है, सोना, ठीक है, सोना है, ठीक है। इसका रासायनिक संकेत क्या है? ए यू है। क्या है? ए यू। लेटिन नाम क्या है? ओरम। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। तो चलिए आज के सेशन में बस इतना ही। इंपॉर्टेंट क्या है, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट मोटिव वीडियो। धन्यवाद।